नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में आज की कार्यवाही से जुड़ी हुई खास जानकारी। शुरुआत करते हैं लोकसभा के साथ। लोकसभा में बृहस्पतिवार को शून्यकाल में लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए गए। निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बिहार के नालंदा में एक महिला के साथ सरेआम छेड़छाड़ कर उसे सड़क पर घुमाने का विषय उठाया और कहा कि इस मामले की त्वरित सुनवाई हो ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। बिहार के पूर्णिया से लोकसभा सदस्य ने आरोप लगाया कि बिहार में लगातार बेटियों का शोषण किया जा रहा है। यादव ने दावा किया मणिपुर की तरह बिहार के नालंदा में घटना घटी। कई जगहों पर बच्चियों के बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। नीट की तैयारी करने वाली बेटी के साथ जो घटना हुई उसमें किसी को सजा नहीं हुई। उन्होंने मांग की कि दोनों मामलों में त्वरित सुनवाई होनी चाहिए तथा दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। बिहार के नालंदा जिले में एक महिला के साथ सरेआम छेड़छाड़ कर उसे सड़क पर घुमाने के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना का एक कथित वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। यह घटना कुछ दिन पहले नालंदा के नूरसराय क्षेत्र में हुई थी। समाजवादी पार्टी के सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने शून्यकाल में कहा कि सरकार और निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और ग्राम पंचायत के चुनाव में एक ही मतदाता सूची हो। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल और कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की कथित बेअदबी की घटनाओं का विषय उठाया। राजा वडिंग ने कहा कि 2015 में पंजाब में तत्कालीन अकाली दल सरकार के समय एक गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी की गई, बेअदबी की गई और सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं हरसिमरत ने दावा किया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारों में राज्य में 600 से अधिक बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन बहुत कम मामलों में सजा हुई। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब में गैंगस्टर और आतंकवादियों के कथित गठजोड़ का विषय उठाया और कहा कि केंद्र को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कुछ अन्य सदस्यों ने भी शून्यकाल में अपने अपने क्षेत्र के और लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। कांग्रेस के लोकसभा सदस्य प्रशांत पडोले ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि सांसद क्षेत्र विकास निधि को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 7 न्यायिक अधिकारियों का घेराव किए जाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र का दमन है। स्वराज ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि कल पश्चिम बंगाल के मालदा इलाके में एक बहुत ही संगीन घटना हुई है जहां लोकतंत्र का दमन हुआ है। उन्होंने कहा एसआईआर के लिए जो न्यायिक अधिकारी गए थे उनका घंटों तक तृणमूल कांग्रेस सरकार के लोगों ने घेराव किए रखा, खासकर महिला अधिकारियों को। भाजपा सांसद ने कहा कि आज उच्चतम न्यायालय ने इस बात का संज्ञान देते हुए ये टिप्पणी की, यह कानून व्यवस्था की पूर्ण विफलता है। उन्होंने कहा मेरी मांग है कि हम एक स्पष्ट संदेश दें। मैं केंद्र से आग्रह करती हूं कि इस प्रकार की अराजकता पश्चिम बंगाल में हमें स्वीकार नहीं है। लोकसभा में बृहस्पतिवार को केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए विधेयक को पेश किया। सरकार का कहना है कि यह विधेयक केंद्रीय सशस्त्र बलों के काडर के प्रबंधन के लिए लाया गया है। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा ने सरकार से कहा कि इस विधेयक पर गहन चर्चा और मंथन करने की जरूरत है, फिर जो सहमति बने उस आधार पर निर्णय लिया जाए। कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार ने बलों के अधिकारियों के साथ बात नहीं की और जल्दबाजी में यह विधेयक लाया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद राव राजेंद्र सिंह ने विधेयक को सशस्त्र बलों में अनुशासन लाने वाला और उनका मनोबल बढ़ाने वाला बताया। चर्चा में भाग लेते हुए सिंह ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीमा पर और आंतरिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण दायित्व निभाते हैं और ऐसे बलों के लिए मजबूत प्रशासनिक ढांचा आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भाजपा सांसद ने कहा कि यह विधेयक अधिकारियों को भरोसा दिलाएगा कि करियर में प्रगति एक विशिष्ट ढांचे के अंतर्गत होगी। उन्होंने बलों में सिपाही कांस्टेबलरी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यदि उनका मनोबल ऊंचा हो तो वो कठिन से कठिन परिस्थिति से भी निपट सकते हैं। सिंह ने कहा कि कांस्टेबलरी की व्यवस्था के अंतर्गत अनुशासन का अभाव होगा तो मनोबल पर क्या असर पड़ेगा, इसे समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस लिहाज से इस विधेयक का आना अत्यंत आवश्यक है। जनता दल यूनाइटेड की लवली आनंद ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस विधेयक के कानून बनने से सीएपीएफ का मनोबल ऊंचा रहेगा। सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने दावा किया कि इस विधेयक को लाने से पहले सरकार ने विभिन्न सशस्त्र बलों के अधिकारियों से बात नहीं की और सरकार
को उनसे बात करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि सरकार सारे बलों में भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारियों को लाकर बैठाना चाहती है और इस तरह विपरीत परिस्थितियों में काम करने का अनुभव रखने वाले बलों के अधिकारियों का मनोबल तोड़ा जा रहा है। यादव ने कहा कि सशस्त्र बलों के अधिकारियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें अदालतों में मुकदमे लड़ने पड़ रहे हैं। यादव ने सदन में अपनी ये मांग भी दोहराई कि सीएपीएफ के अधिकारियों और जवानों को सुरक्षा ड्यूटी पर जान गंवाने पर शहीद का दर्जा दिया जाए और सेना की तरह पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का लाभ भी दिया जाए। उन्होंने सरकार से मांग की कि विधेयक को जेपीसी में भेजा जाए और अधिकारियों और अन्य हितधारकों से विस्तृत बातचीत के बाद इसे सदन में लाया जाए। लोकसभा में उक्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों की आवाज नहीं सुनना चाहती, जो सीमा पर खतरे में काम करते हैं, आपदा राहत में सेवा देते हैं और चुनाव में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस विधेयक को लाने से पहले इन बलों के अधिकारियों से परामर्श नहीं किया जो इस विषय के हितधारक हैं। और महुआ मोइत्रा ने कहा कि बलों के अधिकारियों और जवानों की कार्य परिस्थितियों में सुधार करने, उनकी सुविधाएं बढ़ाने की बजाय सरकार उनका मनोबल गिरा रही है। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों को और अधिक विचार विमर्श के लिए संसद की प्रवर समिति को भेजा जाए। तृणमूल सांसद ने कहा सरकार को 3 कृषि कानूनों को दबाव में वापस लेना पड़ा था और अब वो इस तरह की गलती दोबारा नहीं करें। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि नक्सलियों के सफाई का दावा करने के बाद उसने इस विधेयक के माध्यम से केंद्रीय बलों के भविष्य की संभावनाओं का सफाया कर दिया है। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सीआरपीएफ और दूसरे अन्य केंद्रीय बलों के साथ अन्याय किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद विष्णुदयाल राम ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि यह विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और कैडर प्रबंधन को बेहतर बनाएगा। तेलुगु देशम पार्टी के सांसद कृष्णा प्रसाद तेनेट्टी ने कहा कि केंद्र सरकार को केंद्रीय बलों में रिक्तियों को भरना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देश को नक्सलवाद मुक्त बनाने का वादा किया था, जिसे दोनों नेताओं ने पूरा किया। तेनेट्टी का कहना था कि यह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चर्चा में भाग लेते हुए शिवसेना उबाठा के सांसद संजय देशमुख ने कहा कि प्रतिनियुक्ति के माध्यम से दूसरे अधिकारी को सीएपीएफ में लाना इन सशस्त्र बलों के अधिकारियों के साथ अन्याय है। उन्होंने दावा किया कि यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के आदेश और संवैधानिक भावना के अनुकूल नहीं है। देशमुख का कहना था कि विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजा जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद मोहिते पाटिल ने दावा किया कि इस विधेयक के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है। निर्दलीय सदस्य उमेश भाई पटेल ने विधेयक को संसद की स्थायी समिति को भेजने का आग्रह किया। लोकसभा ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के प्रशासनिक ढांचे में आवश्यक स्पष्टता और सुव्यवस्था प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के किसी वर्ग के अहित में नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार के दौरान सीएपीएफ में नियुक्ति और पदोन्नति नहीं होने के विपक्ष के कुछ सदस्यों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विभिन्न पदोन्नति समितियों के माध्यम से समय समय पर पदोन्नति सुनिश्चित की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक सीएपीएफ के समूह ए के अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों के विनियमन से संबंधित है। मंत्री ने कहा, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह विधेयक सीएपीएफ के किसी भी वर्ग के अहित में नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएपीएफ में भर्ती की परीक्षा 13 भाषाओं में होती है और भर्ती मिशन के तहत इन बलों में 2022 के बाद से अब तक कांस्टेबल, एसआई और सहायक कमांडेंट के स्तर पर 2,10,000 नियुक्तियां की गई हैं। उन्होंने कहा, वीर गति को प्राप्त होने वाले सीएपीएफ के कर्मियों के परिवारों को न्यूनतम 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस विधेयक से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों का मनोबल गिरने के विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए राय ने कहा कि अगर ऐसा होता तो आज आतंकवाद अंतिम सांसें नहीं गिन रहा होता। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में सीएपीएफ के अधिकारी और जवानों का मनोबल बढ़ा है। गृह राज्य मंत्री के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। तो ये थी लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी हुई खास जानकारी। और आइए अब आपको बताते हैं संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में
आज के दिन क्या कुछ खास रहा, आपको बता दें कि गुरुवार को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा एवं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के जवाब के बाद ध्वनि मत से राज्यसभा में पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे कल ही पारित कर चुकी थी। इसी के साथ ही अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता देने संबंधी विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख घटक दल तेलुगु देशम पार्टी और राज्य के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार करने की दिशा में इस विधेयक को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश विधानसभा में 28 मार्च 2026 को एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें भारत सरकार से राज्य आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती को वैधानिक दर्जा दिलाने के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की कुछ धाराओं में संशोधन करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा कि विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर अमरावती एक नई राजधानी होगी। राय ने सदन को बताया कि राज्य विधानसभा के 28 मार्च 2026 के संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए और आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती के संबंध में वैधानिक स्पष्टता लाने के उद्देश्य से 2014 के अधिनियम की कुछ धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक के कारणों और उद्देश्य में कहा गया है कि अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने का एक प्रस्ताव राज्य विधानसभा में इस वर्ष 28 मार्च को पारित किया गया। इसके अनुसार विधेयक के कानून बनने के बाद अमरावती को 2 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की राजधानी माना जाएगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस की रेणुका चौधरी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के साथ संसद में किए गए वादों को पूरा किया जाना चाहिए। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए नागर विमानन मंत्री और तेदेपा नेता के राम मोहन नायडू ने कहा कि भारत के इतिहास में आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास विभाजन के बाद कोई राजधानी नहीं है। नायडू ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के शासनकाल में अमरावती को राज्य की राजधानी नहीं बनाने के निर्णय के खिलाफ वहां की महिलाओं ने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन किया था, लेकिन तब की सरकारी मशीनरी ने एक गर्भवती महिला पर प्रहार किया था। उन्होंने कहा कि यह राजधानी कृष्णा नदी के तट पर बनाई जा रही है। नायडू ने कहा कि यह विश्व स्तरीय राजधानी होगी और दुनिया भर के लोग इसमें निवेश करने के लिए आएंगे। चर्चा में भाजपा के लक्ष्मण, रयाना कृष्णैया, पाका वेंकट, सत्यनारायण, बीजेपी के निरंजन बिशी, तृणमूल कांग्रेस के मोहम्मद नदीमुल हक, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाई वेंकट सुब्बा रेड्डी, राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव, भारत राष्ट्र समिति के आर सुरेश रेड्डी और रविचंद्र वद्दीराजू, जदयू के संजय कुमार झा, तेदेपा के मस्तान राव यादव, बीधा और साना सतीश बाबू, आम आदमी पार्टी के डॉक्टर संदीप कुमार पाठक और शिवसेना उबाठा की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी हिस्सा लिया। ज्यादातर सदस्यों ने अपनी बात तेलुगु में रखी। इससे पहले सदन की बैठक शुरू होने पर आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए गए और फिर शून्यकाल हुआ। शून्यकाल में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर के प्रबंधन का मुद्दा उठाते हुए मांग की कि इसका नियंत्रण बौद्ध धर्म के अनुयायियों को सौंपा जाए। अन्य धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन का उदाहरण देते हुए उन्होंने सवाल किया, क्या अयोध्या मंदिर की प्रबंधन समिति में कोई मुस्लिम, सिख या फिर ईसाई सदस्य है? उन्होंने कहा कि आमतौर पर धार्मिक स्थलों का प्रबंधन उसी धर्म के लोगों को सौंपा जाता है और यही सिद्धांत महाबोधि मंदिर पर भी लागू होना चाहिए। सपा सदस्य सुमन ने मंदिर के वित्तीय प्रबंधन पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मंदिर को खासा राजस्व मिलता है, लेकिन इसके उपयोग और प्रबंधन को लेकर सवाल उठते रहे हैं। उन्होंने गया के हवाई अड्डे का नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखने की मांग भी की तथा इसे सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक भावना से जुड़ा विषय बताया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजलाल ने सिविल सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट को खत्म करने या तर्कसंगत बनाने की मांग करते हुए कहा कि यह परीक्षा सिविल सेवाओं में विविधता के रास्ते में बाधा बन रही है। बृजलाल ने कहा कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आगामी 24 तारीख को होने वाली है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 GS1 और सी सेट प्रश्न पत्र 2 यानी कि GS2 होते हैं। बृजलाल ने कहा कि सी सेट एक क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें न्यूनतम 33% यानी 66 अंक लाना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी सी सेट में पास नहीं होता तो GS1 में उसकी उत्तर पुस्तिका की जांच ही नहीं की जाती। उन्होंने कहा सफल उम्मीदवारों में करीब 65% इंजीनियर होते हैं, जबकि ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स वर्ग के अभ्यर्थियों को सी सेट के तकनीकी और गणित आधारित प्रश्नों में कठिनाई होती है। इसे सिविल सेवाओं में विविधता के लिए सबसे बड़ी बाधा बताते हुए बृजलाल ने सरकार से मांग की कि या तो सी सेट को समाप्त किया जाए या फिर इसे इस तरह तर्कसंगत बनाया जाए कि इंजीनियरिंग, विज्ञान, चिकित्सा और कला वर्ग सभी पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो सके।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान ने कश्मीरी भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग की। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने प्रख्यात शायर डॉक्टर राही मासूम रजा के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करने की मांग करते हुए कहा कि उनकी रचनाओं में आम आदमी अपनी छवि देख सकता है। इसी पार्टी के एडी सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा उपकर संग्रह का निर्धारित निधियों में हस्तांतरण करने में हुई बड़ी कमी का जिक्र किया और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यह गलती 5 दशकों से चली आ रही है। कांग्रेस की रेणुका चौधरी ने तेलंगाना में लंबित कई रेल परियोजनाओं का मुद्दा उठाया और इसी पार्टी के शक्ति सिंह गोहिल ने डिजिटल मंचों पर कथित अश्लील सामग्री दिखाए जाने का मुद्दा उठाया। शून्यकाल में ही एमएनएफ सदस्य के वेलविना, भाजपा के भीम सिंह, सुमेर सिंह सोलंकी, नबाम रेबिया, महाराजा संजाओबा लिशंबा, आदित्य प्रसाद, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सुभाष चंद्र बोस पिल्ली, राकंपा शबकी फौजिया खान, शिवसेना के मिलिंद मुरली देवरा और कांग्रेस के नीरज डांगी ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। सदन में आज प्रश्नकाल के बाद भोजनावकाश नहीं लिया गया और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई तथा इसे पारित किया गया। इस विधेयक पर चर्चा से पहले संसद में महिला आरक्षण विधेयक लागू करने के लिए लोकसभा में सीटें बढ़ाने के उद्देश्य से एक विधेयक लाने के संकेतों के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन को सूचित किया कि सदन की बैठक आज स्थगित होगी और जल्द ही बहुत महत्वपूर्ण विधेयक के लिए पुनः बैठक होगी। सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि किसी विधेयक को कब पेश किया जाना है इसका निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है। वहीं नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर दबंगई का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा महिला आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा सरकार की योजना के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राज्यसभा में आज आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक और जन विश्वास धारा संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए लिया जाएगा। संसद के बजट सत्र के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बजट सत्र के दूसरे चरण का आज अंतिम दिन था। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, विपक्ष के साथ भी साझा किया गया है। अगले 2-3 हफ्तों में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लाने वाले हैं। आज सरकार सदन को स्थगित करने का प्रस्ताव रखेगी और हम जल्द ही फिर मिलेंगे। उद्देश्य सदस्यों को ज्ञात है। सरकार महिलाओं के आरक्षण कानून को लागू करने के लिए एक और लोकसभा की सीटों को 546 से बढ़ाकर 861 करने के उद्देश्य से जनगणना से संबद्ध परिसीमन को अलग करने के लिए 2 विधेयक लाने की खातिर विपक्ष के साथ बातचीत कर रही है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि सरकार का इरादा सर्वदलीय बैठक बुलाने का है और विपक्ष की मांग है कि यह बैठक 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद बुलाई जाए। इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार देश की महिलाओं के साथ किए गए वादे को पूरा करने के लिए बाध्य है। उच्च सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के लिए आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन प्रस्तावित विधेयक महत्वपूर्ण है और इनके दीर्घकालिक परिणाम होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव के समय विधेयक लाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। रिजिजू ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। अन्य राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। इसके बाद सदन में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे पारित किया गया। उसके बाद सदन में जन विश्वास विधेयक को लेकर चर्चा शुरू हुई। देश के कारोबारी माहौल को और बेहतर बनाने के लिए छोटे मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और उन्हें तर्कसंगत बनाने के लिए 79 केंद्रीय कानूनों के 784 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव करने वाले जन विश्वास विधेयक को आज संसद की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जवाब देने के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा में यह विधेयक कल ही पारित हुआ था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जन विश्वास विधेयक का उद्देश्य भरोसे की एक संस्कृति बनाना है और विश्वास की संस्कृति भय के आधार पर नहीं बल्कि कर्तव्य के आधार पर बनेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रस्तावित कानून को इसी सोच के साथ लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून में सबसे बड़ा यह प्रावधान किया गया है कि यह आपको सुधरने का मौका देता है। प्रस्तावित कानून में देश के कारोबारी माहौल को और बेहतर बनाने के लिए छोटे मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और उन्हें तर्कसंगत बनाने के लिए 79 केंद्रीय कानूनों के 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। मंत्री ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा, कई ऐसे प्रावधान हैं जिनमें छोटी मोटी गलती होने पर पहले चेतावनी दी जाएगी, दूसरी बार गलती को दंड लगेगा और फिर यदि कुछ और गंभीर गलती करते हैं तो तीसरी बार दंड बढ़ जाएगा और अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मंत्री ने कहा कि इसे चरणबद्ध कार्रवाई कहा जाता है और इससे व्यक्ति को सुधरने का मौका मिलेगा।
उन्होंने कहा प्रस्तावित कानून का उद्देश्य विश्वास की एक संस्कृति बनाना है, कल्चर ऑफ ट्रस्ट जो भय के आधार पर नहीं बल्कि कर्तव्य के आधार पर हो। इस प्रस्तावित कानून को इसी सोच के साथ लाया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह प्रस्तावित कानून दर्शाता है कि इस कर्तव्य भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने के लिए हम सब तत्पर हैं। उन्होंने कहा हमारी कोशिश है कि दंड देने वाली गुलामी की जो मानसिकता थी उसे न्याय में कैसे बदला जाए, ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। नकली दवाओं से संबंधित प्रावधानों को हल्का करने को लेकर जताई गई आशंका को खारिज करते हुए मंत्री ने कहा कि इन दवाओं के भंडारण, बिक्री, आयात या निर्माण के लिए सजा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा एक संशोधन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में लाया गया है। अगर कोई व्यक्ति गलत दवाई बेचता है, रखता है, आयात करता है, वितरण करता है या नकली दवाई रखता है या बेचता है तो प्रावधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उस पर जुर्माना या दंड पहले जैसा ही रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ इतना किया कि किसी के पास आयुष होम्योपैथिक दवा मिल जाए तो जिसने बनाते वक्त उस पर अपना नाम नहीं लिखा उस पर कार्रवाई हो। छोटे मोटे दुकानदारों पर कार्रवाई करने से क्या फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा हमने केवल प्रक्रियात्मक खामियों से संबंधित प्रावधानों को सरल बनाया है। उन्होंने कहा कि इन बदलावों के लिए गहन विचार विमर्श किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि जानबूझकर की गई गलती या किसी दूसरे का कोई नुकसान पहुंचाने वाली गलती को छोड़कर छोटे मोटे अपराध में दंड से निजात दिलाया जाए। मंत्री ने कहा कि 1000 से अधिक छोटी मोटी गलतियों पर अब लोगों को अदालत नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें शर्मिंदगी नहीं झेलनी होगी या तकलीफ उन्हें नहीं होगी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून के जरिए करीब 1000 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाने और उनका सरलीकरण कर आम लोगों और छोटे उद्यमों को राहत देने का काम किया जा रहा है। विधेयक में 57 प्रावधानों में कारावास और 158 प्रावधानों में जुर्माने को हटाने का प्रस्ताव है। साथ ही 17 प्रावधानों में कारावास की अवधि कम करने और 113 प्रावधानों में कारावास और जुर्माने को दंड में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें जीवन यापन को सुगम बनाने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिनियम 1994 और मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत 67 संशोधनों का भी प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य मोटर वाहन अधिनियम के तहत 20 संशोधन करना है ताकि अधिनियम के तहत कुछ अनुपालनों में छूट प्रदान की जा सके और कानूनी अस्पष्टताओं को दूर किया जा सके। इन संशोधनों में किसी विशेष क्षेत्राधिकार के बजाय पूरे राज्य में वाहन पंजीकरण की अनुमति देना, ड्राइविंग लाइसेंस को समाप्ति तिथि से नहीं बल्कि नवीनीकरण की तिथि से प्रभावी होने की अनुमति देना और लाइसेंस की समाप्ति के बाद 30 दिनों की छूट अवधि प्रदान करना शामिल है, जिस दौरान लाइसेंस प्रभावी बना रहेगा। विधेयक पर हुई चर्चा में कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल, भाजपा के लहर सिंह सरोया, सुरेंद्र सिंह नागर, रामभाई मुकरिया, माया नरोलिया, द्रमुक सदस्य पी विल्सन, आम आदमी पार्टी के डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबूराव, बीजू जनता दल के निरंजन बिशी, तेदेपा के मस्तान राव यादव बीधा और समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन ने भी हिस्सा लिया। सरकार ने छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और व्यापार और जीवन में सुगमता बढ़ाने के प्रावधान वाले इस विधेयक को 27 मार्च को लोकसभा में पेश किया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले वर्ष 18 मार्च को जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश किया था, जिसे प्रवर समिति को भेजा गया था। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति की सिफारिशों को शामिल करके यह विधेयक सदन में लाया गया। तो ये थे आज के संसद समाचार और इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।